एवरीवन, तो चलते हैं आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वन शॉट करेंगे और ये वन शॉट का पार्ट 1 होने जा रहा है हमारे पास। पार्ट 1 में हम कवर करेंगे रेट मेजर को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को और मैक्सिमम मिनिमा, जो कि इसमें ऐड करने से काफी बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग उसको भी ऐड करेंगे और नहीं तो उसको पार्ट 2 में रखेंगे। तो इसको आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 1 करिएगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे रेट मेजर और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। 12th के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो 12th के विद्यार्थी को थोड़ा सा टफ लगता है। तो टफ इसलिए लगता है कि आपको थोड़ा सा इसमें फंक्शन की अच्छी जानकारी नहीं होती है, डेरिवेटिव का थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो आज आइए क्लियर करते हैं और करते हैं हम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है रेट मेजर का, कि रेट मेजर क्या होता है। तो रेट मेजर का मतलब होता है रेट का मेजरमेंट। रेट का मेजरमेंट मीन रेट इज व्हाट डी बाई डी टी। द रेट ऑफ चेंज मीन्स चेंज होने का रेट। जैसे आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो आप क्या निकालते हैं? तो डी वाई बाई डी एक्स में आप वाई का चेंज निकालते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब कि एक्स जैसे जैसे चेंज होता है वाई में भी कुछ चेंजिंग आती है। तो x के चेंज होने से y भी चेंज होता है। तो हम dy बाई डी एक्स जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं कि x के चेंज होने से y कितना चेंज हो रहा है, यही करते हैं काम dy बाई डी एक्स में। तो ऐसे ही अगर रेट मेजर की बात करें तो इसमें कैसे कैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या होता है कंसेप्ट, उस पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कोई सर्किल है और सर्किल का रेडियस बढ़ रहा है, तो रेडियस के बढ़ने से क्या क्या बढ़ सकता है? एरिया बढ़ सकता है और सरकमफरेंस बढ़ सकता है। तो आपसे क्वेश्चन ही है, एनसीईआरटी में ये पूछता भी है कि रेडियस के इतने के रेट से बढ़ रहा है, मतलब रेडियस बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। रेडियस माने क्या होता है आपको पता है? तो सर्किल का एरिया किस रेट से बढ़ेगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी है आपके बुक में कि, और डेली लाइफ का ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि नदी में आप एक कंकड़ को मार रहे हैं, कंकड़ को मार रहे हैं तो वेव के बढ़ने का रेट दिया है। वेव के बढ़ने का रेट मतलब वेव के बढ़ने का क्या रेट होगा? तो वेव के बढ़ने का जो भी रेट होगा, वेव के रेट के बढ़ने के रेट से उसका एरिया भी तो बढ़ेगा। वो सर्किल अगर शांत स्थिर जल है, समझिएगा, ये नदी का पानी है और इसमें अगर हम मार दिए एक कंकड़, ठीक है, कंकड़ मार दिए तो वेव ऐसे 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 चलने लगती है, चारों डायरेक्शन में ना चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ। तो ये रेडियस बढ़ रहा है, ये क्या है? रेडियस बढ़ रहा है। तो पूछेगा कि जो सर्कुलर कवर करेगा, वो सर्किल जो कवर कर, उसके एरिया के बढ़ने का क्या रेट होगा? तो भाई जब रेडियस इतना बढ़ा तो ये इतना छोटा सर्किल, रेडियस जब इतना हुआ तो ये इतना बड़ा। अब बहुत लोग ऐसा काम किए, बचपन में बहुत कंकड़ मारे, तो जो भी तो मारे हैं अभी ना मतलब का मारते हैं, कोई काम नहीं है तो चलिए पानी लगा है तो उसमें मारे ईटा मारते हैं। अरे भाई मारते हैं तो उसी को तो बाद में पढ़ना पड़ता है, उसी बात को पढ़ना पड़ता है तो आपको कठिन लगता है। जितना बचपन का अनित किए हैं तो सब बड़े होने तो सब पढ़ना है। तो वही पढ़ाई हम लोग करेंगे आज, कि ऐसा ही पढ़ाई, तो कुछ ऐसा भी पढ़ाई करते हैं कि गुब्बारा ले लेते हैं, आप फूक मार के फुलाते हैं, तो देखते हैं गुब्बारे का रेडियस बढ़ रहा है। जब गुब्बारे का रेडियस बढ़ेगा तो गुब्बारा का साइज बढ़ेगा, समझ रहे हो? तो गुब्बारे का साइज किस पे डिपेंड करता है? कि रेडियस पे डिपेंड करता है। कि रेडियस बढ़ रहा है तो गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? वो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें हम करेंगे आइए रेट मेजर के अंदर। और आपको मैंने एक लाइन में बताया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इज डिपेंड ऑन एक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। मीन्स एक के बढ़ने से दूसरा उस पर डिपेंड होगा, वो भी बढ़ेगा। और इसी बात को प्रैक्टिकली प्रॉब्लम के रूप में हम उठाते हैं क्वेश्चन के साथ। तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा, और थ्योरी बहुत कम समझ में आई होगी तो न्यूमेरिकल से ज्यादा समझ में आएगा। तो लेते हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, एक छोटे से प्यारे से क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। और आपको इसमें पीवाईक्यूज भी कराऊंगा आज, मतलब पढ़ लिए तो आपको हाफ ईयरली और आपको फुल ईयरली मतलब बोर्ड, ये दोनों का चिंता मिटा देना है। क्योंकि आज के क्लास करने के बाद ये दोनों को आपको फिक्र नहीं करना है, बशर्ते कि इसको कंसंट्रेशन के साथ करिएगा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल
with respect to its radius. How fast area of circle, वो तो बात हो ही गया ना. Find the rate of change of area of circle with respect to radius when r equal to 3 सेंटीमीटर. कह रहा है कि एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया कैसे चेंज हो रहा है यदि रेडियस r बराबर 3 हो. तो ये बताइए आप कि अच्छा ये सब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. इसमें मेन ये बात है, अभी तो मैं कर दे रहा हूं, कहेंगे तो एक बार फॉर्मूला भी रिकॉल करा दूंगा. एरिया ऑफ सर्किल आपको एरिया ऑफ स्क्वायर, क्यूब का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, स्फीयर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सारी बात मैं क्लास में पढ़ाया भी था, लेकिन वन शॉट ले रहा हूं तो एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे. लेकिन ये याद नहीं होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए अगर वो फॉर्मूले याद होंगे ना तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो कम, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी है क्वेश्चन कि हाँ फनल है कोनिकल तो पानी उसमें से निकल रहा है, ये सब वाले क्वेश्चन है, कैसे होंगे, याद होना चाहिए. और मैक्सिमम मिनिमम में तो भर भर के वर्ड प्रॉब्लम उसी पे डिपेंडेंट है, तो वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए. तो इसमें है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में. तो ये बताओ कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल का. ऐसे आपको सोचना है कि एरिया ऑफ सर्किल का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर. किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में. भाई यहाँ पे रेडियस खुल में क्वेश्चन में खुल के दे दिया है कि रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. अगर ये कुछ नहीं बोलता, फाइंड द रेट ऑफ चेंज केवल लिखा होता ऑफ एरिया, तो हम रेट ऑफ चेंज मतलब समझते डीए बाई dt. हम क्या करते डीए बाई, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो इसलिए हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी बाई डी आर. क्या करेंगे, ये याद रखिएगा बात. तो यहाँ पे कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है. तो ये बताओ डीए बाई डी आर करना है ना, डीए बाई डी आर करना है मतलब पाई, और पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, पावर इंटू पावर माइनस 1, 2r हो गया. यही ना रेडियस एक्स आर के रिस्पेक्ट में हो गया. अब डीए बाई डी आर कब पूछ रहा है, एट आर बराबर 3, माने एट आर बराबर 3 माने पाई इंटू 2 इंटू 3 रख दो आर की जगह, तो 6 पाई. अब ये एरिया बदल रहा है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे भी रेडियस है तो पर सेंटीमीटर, ये नीचे टाइम होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता. समझ में आया, आ रहा बात समझ में. तो आपको इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे क्योंकि आसान होता ही है ये. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लिखने से पहले मैंने कहा कि मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा दूंगा, जो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे. तो आइए पहले वो फॉर्मूले हम आपको लिखवा दें, और वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है. चलिए फॉर्मूला है, सबसे पहले आते हैं. हमारे लिए सबसे पहले सर्किल आया ना, बोलो. मैं इसलिए भी लिखवा दे रहा हूं कि मतलब कमजोर से कमजोर अगर विद्यार्थी हो, यहाँ से शुरुआत करना चाहे, जैसे आप लोग बोलते बेसिक से सर, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ये. अब ये समझ लो पढ़ा ही रहा हूँ, वन शॉट मत समझो. भले वन शॉट के नाम पे पार्ट 1 चल रहा है, लेकिन आज इसीलिए मैंने ये नहीं लिया. ये ना लेने के पीछे कारण यही है ना कि आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ. तो डायरेक्ट में क्वेश्चन पे चलता तो आज मैं मैक्सिमम में भी करा सकता था. तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से, ताकि घर पे जाके आपको बहुत ज्यादा लोड ना रहे, कहां से क्वेश्चन देखें, तो ये क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं, सब कुछ क्लियर करके जाओ, ठीक ना. तो रेडियस अगर आर है सर्किल का, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है. इसमें होता है सरकमफरेंस. सरकमफरेंस को ही पेरीमीटर भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 2, वेरी गुड, पहला हो गया. और इसमें एक फॉर्मूला होता है ना एरिया, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, चलो ठीक. सर्किल के बाद क्या आता है हमारे पास, स्क्वायर. स्क्वायर कैसा होता है, जिसके चारों साइड, थोड़ा सा मेरा बराबर नहीं बना होगा लेकिन आप कॉपी में बराबर बनाइएगा. तो स्क्वायर का आपको अगर साइड का लेंथ अगर ए है, साइड का लेंथ क्या है
ए है, तो सबका लेंथ तब ए हो जाएगा, क्योंकि चारों साइड बराबर है। तो इसमें पेरीमीटर क्या होगा, तब क्या होगा, और एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। भाई अगर रेक्टेंगल होगा तो मैं आपको बताता हूँ, रेक्टेंगल होगा तो लेंथ ब्रेथ बराबर नहीं होगा। इसी के नीचे समझा दे रहा हूं रेक्टेंगल को भी। अगर लेंथ है एल, ब्रेथ है बी, तो इसका बताओ आप क्या, पेरीमीटर बताओ पहले। पेरीमीटर को पी से लिखते हैं, तो पेरीमीटर होगा लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ प्लस 2, और एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू, ये तो 2D वाले हो गए हमारे पास। अच्छा ट्रेंगल भी बता ही देते हैं भाई, चलो मान लो किसी को नहीं पता हो, मुझे नहीं लगता कि 12th में है तो ट्रेंगल नहीं पता होगा, लेकिन मान लेंगे तो है कि नहीं पता होगा, नमूने हो पूरा। तो नमूना लोग के लिए क्या होगा, ये है ना जी, ए नहीं रोस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ट्रेंगल का फॉर्मूला तो याद चाहिए, इतना तो याद चाहिए। तो ये मान लो इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हाइट हो गया। तो अगर ये ट्रेंगल का एरिया पूछे तो हाफ ऑफ बेस, बेस ये बीसी, ये बेस कर लो भाई, और हाइट को एच कर लो, तो हाफ ऑफ बेस इंटू, और इफ ट्रेंगल इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल होगा ना, तो इक्विलेटरल होगा माने तीनों साइड अगर बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारा यूज होने वाला है। अब आते हैं, सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अब हमारे पास आएगा क्या, क्यूब। क्या चीज, कोन, कोन पे आते हैं, चलो भाई कोन ही कर लेते हैं, क्यूब से शुरू करेंगे तो थोड़ा सुंदर लगेगा क्यूब। क्यूब ऐसा होता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होता है, यही ना होता है, ये भी ए, ये वाला लेंथ भी ए, और इसकी हाइट भी ए। तो इसका सरफेस एरिया पूछे तो 1 2 3 4 5 6 ए स्क्वायर, और इसका अगर वॉल्यूम पूछे भी, इसका वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, एक। अच्छा यही क्यूब अगर इस क्यूबॉइड हो गया, यही बना दूं कि इधर बना लूं, चलो इधर देखो, पांचवा उधर से चलते आ रहा है, अलग डिजाइन का है, नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, नंबरिंग जहां भी हो मैं पढ़ा रहा हूं उस पे ध्यान दीजिएगा। क्यूबॉइड हो गया अगर, तो क्यूबॉइड अगर हो गया तो ऐसा हो गया ना, और अगर क्यूबॉइड हो गया तो इसके पास लेंथ ये आया, बट ब्रेथ, ब्रेथ हमारे पास ये आया, और हाइट हमारे पास ये आया। समझिएगा बात को। तो अगर इसका मैं सरफेस एरिया बोलूं तो देखो L इंटू बी, एक नीचे है तो ऊपर वाला भी तो L इंटू बी ही होगा, तो 2LB, उसी तरह 2BH, 2H, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, LBH। सही है। इसके बाद आता है क्या, स्फीयर, क्या आएगा, स्फीयर, स्फीयर, तो स्फीयर का भी कुछ तो रेडियस होगा, तो स्फीयर में सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² ना, सरफेस एरिया को एस से लिखता हूं, तो सरफेस एरिया होगा 4πr²। अच्छा यूनिट समझ लीजिएगा भाई, यूनिट अगर सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला हो गया, और वॉल्यूम का 4/3πr²। ठीक है, क्या बोल रहे थे अब, कोन और सिलेंडर, यही बच रहा है ना, तो कोन का क्या होता है,
यहां आते हैं तो कोण का हमारे पास कोण ऐसा होता है, रेडियस r हो गया, हाइट h हो गया और स्लेंथ हाइट l हो गया। तो कोण में भी आपका क्या होगा, सरफेस एरिया में दो सरफेस एरिया होगा, एक होगा टोटल सरफेस एरिया जिसको टीएसए से बोलेंगे। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस, और सरफेस एरिया अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे तो पाई आर एल, और अगर वॉल्यूम पूछे तो 1/3। वेरी गुड, ये हो गया। कोण के बाद क्या बच रहा है हमारे पास, सिलेंडर। तो 8वां नंबर जो फिगर बच रहा है वो बच रहा है सिलेंडर। और सिलेंडर में कैसा होता है सिलेंडर, यही होता है सिलेंडर। तो सिलेंडर का अगर रेडियस r हो, हाइट h हो, तो सिलेंडर का इसमें भी तो सरफेस एरिया होगा, तो एक होगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, केवल 2 पाई आर एच। और अगर वॉल्यूम पूछे तो पाई आर स्क्वायर। भाई इतनी सारी बातें हमको आनी चाहिए, अगर इतना सारा बात हमको आएगा तब जाके हम क्या करेंगे, तब जाके हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये चीज हमारे पास होना चाहिए, कुंजी हमारे पास होनी चाहिए, जो कि आपके पास होगी ही। मैं अपने लिए बता दिया कि 11th में हो सकता है आप नहीं पढ़े हो, 10th में नहीं पढ़े हो, 9th में नहीं पढ़ने वाले हो, चाहे भूल गए हो, तो एक बार रिकॉल हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, बढ़ा जाए आगे। तो नोट करिए। वॉच आवर कैसे बढ़ेगा, जब वीडियो देखोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी आपको फॉर्मूला याद करा दिया, उस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन कराएंगे। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन अभी हमारे पास दिया है और सीबीएसई 2018 और एनसीईआरटी का सवाल है, तो समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ आइटम इज गिवन बाय cx इक्वल टू 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5। ये आपको cx का एक दिया है इक्वेशन। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट इज प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट बताइए जब 3 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, वेयर बाय द मार्जिनल कॉस्ट बी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ एनी लेवल आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट बताना है, और मार्जिनल कॉस्ट है क्या, तो मार्जिनल कॉस्ट है कि मार्जिनल कॉस्ट बी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाई डी एक्स, एक्स में है तो डी बाई, जैसे कि वेलोसिटी पढ़ते हो, एक्सेलरेशन पढ़ते हो, वो क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट ही तो बताता है। अगर वेलोसिटी दिया है तो पता है एट टी बराबर 5 और टी में इक्वेशन लिया है, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो डीवी बाई डी टी करके टी बराबर 5 पुट कर देते हो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट दिया होता है तो वेलोसिटी एट टी बराबर 2, तो वेलोसिटी निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस क्या करते हो, डी बाई डी टी एट टी बराबर 2। तो वैसे ही इंस्टेंटेनियस होगा। मार्जिनल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इंस्टेंटेनियस चेंज निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस चेंज क्या निकालेंगे, तो अगर cx हमारे पास दिया है 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5। देखो ऐसे क्वेश्चन ना अगर पढ़े नहीं रहोगे कि किस चैप्टर का है तो गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ के आ जाओगे। है बहुत आसान। देखो डेरिवेटिव करो एक बार, अभी सीखे हो ना कि डेरिवेटिव करना है, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है तो, और डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 0.005 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 30x का 30। ये 5000 है क्या, ये 5000 था, यहाँ छूट गया है, इसको 5000 कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 5000 कर देता हूँ, ठीक है। तो 5000 भी
डेरिवेटिव होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एट कितना, व्हेन 3 यूनिट इज प्रोड्यूस्ड, 3 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो आप क्या पुट करेंगे, इसमें 3 यूनिट पुट करेंगे, तो x की जगह क्या कर दो भाई, बस क्वेश्चन कितना आसान है, 3 रखना है ना, -0.022 इंटू 3, एक्स की जगह बस 3 रख दो। आ रहा है कि नहीं, ये है ना, आसान है कि नहीं आसान। तो 0.005, 3 3 9 3 27 मल्टीप्लाई -2 3 6, तो 6 में इससे मल्टीप्लाई एक बार कर ही लो, तो 12, ठीक है, और प्लस 30, 0 पॉइंट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 25 135, 135 आएगा, तो 135 3 अंक पे दशमलव आएगा, 0, हाँ सही है ना, -0.12 प्लस 30, ये आएगा 30 पॉइंट, इसमें से घटा लिया जाए तो 30 पॉइंट, जब इसको घटाएंगे ना तो ये आएगा 13 में से 12 जाएगा तो 015, सही है, तो यही आपका आ गया, समझ में आया। तो ये चीज, ये क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, इतना रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटकम, ये रेट ऑफ चेंज किसका आया, कॉस्ट का आया, समझ में आया। इतना करने से आपको क्या होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको पहले नोट करिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये नोट हो गया ना, या किए कैसे किए, अब ऐसे जगह पे अगर x की जगह y लिख दे, 0.005 की जगह दिस दैट कुछ भी लिखे, आप समझ जाएंगे, कर लेंगे, तो समझ में आया ना। चलें आगे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, क्या है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का डिस्कस किया था, क्या किया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a², वेयर a इज साइड ऑफ ट्रायंगल, वेरी गुड। तो द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप मुझे बताइए कि किसी भी ट्रायंगल का कैसा इक्विलेटरल हो चाहे कुछ भी हो, अगर साइड इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, सच्ची बात है एकदम, तो कभी मैं झूठी बात करता ही नहीं है भाई। द साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, एट व्हाट रेट इट्स एरिया इंक्रीजिंग, द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, माने इंक्रीज होते 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 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर पे चला गया। तो भाई ये ट्रायंगल का साइड था, देखो बाबू आयुष, ये साइड का ट्रायंगल का साइड था, मान लो ऐसा, और ये भी इंक्रीज होते 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 बड़ा होके कहां चला गया, 20 सेंटीमीटर पे चला गया। तो ये अगर साइड ए था पहले, हाँ ना, तो इसका एरिया क्या था जब ये साइड ए था, तो जब ये साइड ए था तो इसका एरिया था, लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए सेंटीमीटर। तो एरिया अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड अगर ए था तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4a²। जब एरिया का फॉर्मूला आ गया तो एरिया का चेंज पूछ रहा है, माने हमको dA/dt पूछ रहा है, मतलब √3/4 इज ए कांस्टेंट। अच्छा, a² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2a, a का, क्योंकि हम a के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई बाबू, कम dA/dt। अब बताओ कब बताना है, dA/dt कब बताना है, जब क्या हो, ए बढ़ते बढ़ते कहां चला जाए, 20 पर, तो a की जगह क्या रखोगे, और dA/dt क्या दिया है, तो आया कितना, 2 दूनी के 4 से 4 कटा दो भाई, हाँ 20√3 एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर। इज इट क्लियर, मजा आया, नोट करिए, पॉज करिए और आगे बढ़िए। कि दो आदमी हैं M1 एंड M2 स्टार्ट्स विथ वेलोसिटी v एट द सेम टाइम फ्रॉम द जंक्शन ऑफ 2 रोड। दो रोड का जंक्शन कैसा होता है भाई, चौराहा ऐसा होता है, तो जंक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, ये 2 रोड का जंक्शन हो गया, ठीक है। और 2 आदमी इस जंक्शन के यहाँ इस पॉइंट से चले थे, सेपरेट हो रहे हैं,
सेपरेट हो रहे हैं मतलब दोनों एक इस रास्ते जा रहा है और एक इस रास्ते जा रहा है, ठीक है। तो सेपरेट हो रहे हैं और रोड दोनों के बीच में कितना एंगल है 45, मतलब रोड 45 डिग्री पे इंक्लाइन है। दो दीवाने बिछड़ रहे हैं और किसी ने सेम वेलोसिटी से बिछड़ रहे हैं। भाई जब बिछड़ता है आदमी तो बहुत तेजी से भागता है ना दूर, तो बहुत तेजी से दूर भाग रहा है, ये भी वेलोसिटी से भाग रहा है और ये भी। तो जब एक ही वेलोसिटी से भाग रहा है तो ये भी उस टाइम पे उतना ही दूर पहुंचा होगा जितना ये इस टाइम पे पहुंचा होगा। मैंने मान लो एट टी टाइम अगर ये पहुंचा 7 किलोमीटर तो ये भी पहुंचा, लेकिन रास्ता दोनों का अलग है भाई। तो कहते हैं कि m1 m2, मान लें m1 यहां पहुंच गया और m2 यहां पहुंच गया, तो डिस्टिंक्ट फाइंड द रेट एट विच दे आर सेपरेटेड। सेपरेट, अच्छा यहां अगर भागे थे, भाग के यहां गए थे तो यहां सेपरेट हुए थे, इतना दूर हुआ था, फिर यहां होंगे तो ये दूरी सेपरेट हुआ। तो रेट ऑफ सेपरेशन तो ये है ना दूर जाने का, यहां जाएंगे तो फिर और दूर चले जाएंगे, दूरी तो बढ़ते जाएगी, इसीलिए दूरी को ज्यादा बढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। तो दूरी बढ़ गया है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हम थोड़ा नाम दे देते हैं यहाँ पे। मान लो ये O और यहाँ है A और यहाँ है B। एक बात बताओ कि दो रोड 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, हमको इसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है। तो एक बात बताओ कि मैं मान लूं क्या कि ये x दूरी पर पहुंचा होगा, तो लेट m1 reached at distance x from O। अगर m1 x डिस्टेंस O से गया है तो देन m2 also reached x यूनिट डिस्टेंस, मान लो ये x यूनिट डिस्टेंस, ये भी x यूनिट फ्रॉम O। बोलो भाई इतना तो पता है ना कि ये भी x यूनिट भागा और ये भी, तो ये भी वेलोसिटी से जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसका डिस्टेंस लेते हैं x और इसका भी डिस्टेंस क्या करते हैं, ले लेते हैं x। अब आपको मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास लग रहा है कोसाइन फार्मूला, और कोसाइन फार्मूला क्या होता है जान लीजिए। देखिए ये एक ट्रायंगल हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। एंगल A के सामने होगा A, B के सामने का साइड B और C के सामने का साइड C। तो cos A बराबर होता है, cos A मतलब अब साइड वाले, cos A मतलब A के सामने कौन सा साइड A। तो अभी हमको कोसाइन फार्मूला जो होता है उसमें करते हैं क्या कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साइड वाले का स्क्वायर और माइनस सामने वाले का स्क्वायर अपन 2bc करते हैं, ठीक है। समझ में आया। अगर मान लो आपसे पूछता cos b तो आप क्या बताते, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना अपन 2ac। समझ में आया। तो उसी तरह यहां पे क्या होगा, अगर मैं cos 45 लिखूं तो cos 45 लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी लिख दू क्या उसको, क्योंकि हाँ ए बी स्क्वायर अपन 2x स्क्वायर लिख दूं। बोलो भाई चलो। अब एक बात बताओ, ये 2x स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई करा दूं, चलो। तो cos 45 होता कितना है, 1/√2 में 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो √2x स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि 1/√2 है 2/√2 √2x, और ये 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर को इधर लाओ, उसको उधर भेजो, तो ए बी स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर माइनस √2x स्क्वायर। यहां से √2 कॉमन कर लो, x स्क्वायर भी कॉमन कर, कुछ मत कॉमन करो, केवल x स्क्वायर कॉमन करो, तो यहाँ 2 माइनस √2 आएगा ना। बोलो ए बी स्क्वायर बराबर, तो ए बी बराबर क्या आ गया यहाँ पे, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाहर निकाल लो, और ये पूरा अंडर रूट में 2 माइनस √2 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये नीचे। चलो अब थोड़ा इसको यहां लाते हैं। ए बी बराबर हमारे पास क्या आया, ए बी बराबर आया x इंटू √2 माइनस √2। हमको इसका रेट ऑफ चेंज बताना है ना, तो d/dt ऑफ ए बी, d/dt ऑफ ए बी इज इक्वल टू d/dt ऑफ x, ये तो कांस्टेंट है, तो d/dt ऑफ x dx/dt इंटू 2 माइनस √2 अंडर रूट में, ये x स्क्वायर x हो गया भाई।
अब ये dx बाई dt को क्या बोलेंगे, d बाई डी टी ऑफ ए बी, मान रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन यही ना है, तो ये क्या आया 2 माइनस रूट टू इंटू डी एक्स बाई डी टी हो गया। अभी डी एक्स बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी दिया है, समझ में आया। तो हमारे पास आंसर यही ना आया सेपरेशन का, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते, लेकिन नहीं दिया है तो स्क्वायर यूनिट पर सेकेंड वेलोसिटी है ना ये, नहीं डिस्टेंस है ना, ये सेपरेट हो रहा है, तो इतना ही रहने दो, ठीक है। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन एक बोर्ड के पर्पज से तो नहीं था, लेकिन दिमाग खोलने के लिए था कि कोसाइन फार्मूला भी लग सकता है, इसमें तरह तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन आपको रेडी तो रहना होगा ना इसके लिए। तो चलिए नोट करिए इसको, एक और अच्छे से सवाल को इस क्वेश्चन में। अच्छा ये पीवाईक्यू भी है, क्वेश्चन है कि ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड from the wall at rate of 2 meter per second. How fast is height on the wall decreasing when the foot of ladder is 4 meter away from the wall? दीवार पे एक सीढ़ी लगी हुई है, आपको सोचना है प्रैक्टिकली, अगर दीवार पे एक सीढ़ी लगी है तो सीढ़ी का लेंथ होगा ऐसे टिका होगा, ऐसे ना हॉरिजॉन्टली ना टिकता है सीढ़ी, सामने ऐसे दीवार है। अब ये बताओ मैं सीढ़ी का, ये ऐसे सीढ़ी है, ये ऐसे दीवार पे टिकी है, और अब देखो अगर मैं इस सीढ़ी के बॉटम को खींचता हूँ, पीछे की तरफ खींचता हूँ, तो इसके दीवार पे का हाइट कम होगा ना, ये ऊपर से नीचे आएगी ना। तो वही पूछ रहा है कि जो रेट, मतलब अगर ये वॉल है, अगर यहाँ वॉल है, अगर ये सीढ़ी इस पे है, ये लेडर है, अगर लेडर इस पे है, तो अगर लेडर को मैं खींच रहा हूं इधर की तरफ, ठीक है, तो लेडर का लेंथ दिया है 5 मीटर, ठीक। अब लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड फ्रॉम द वॉल एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, लेडर को खींच रहा है कितने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से खींच रहे हैं, ऐसे खींचा है, तो ये हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज होगा, प्रैक्टिकली देख लिए हो। तो मान लो कि ये x हो अगर, और ये y, ठीक है, तो आपको क्या दिया है, इधर खींच रहे हो मतलब क्या, dx बाई डी टी इज गिवन, बोलिए dx बाई डी टी इज व्हाट, 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बात मैं ऊपर नहीं लिख पा रहा, आप जरूर लिखना कि लेट x विद द फुट ऑफ, x विद द लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन लेडर एंड फुट ऑफ वॉल एंड फुट ऑफ लेडर, लेट x विद द डिस्टेंस, लेट x विद द डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड फुट ऑफ लेडर, ठीक ना। y क्या है, तो y है कि वो नीचे कितना आ रहा है, मतलब y है हाइट, तो y है हाइट। अब मैं इसमें बना दिया हूं, आप खुद लिखना कि हाइट ऑफ वॉल एट विच लेडर टच द वॉल, ठीक है, ये लिख देना। उसके बाद क्वेश्चन था, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि x विद द डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड फुट ऑफ लेडर, y आपको मान दिया है, तो dx बाई dt दिया है, हमको dy बाई dt पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है, हाइट कितने स्पीड से सीढ़ी नीचे आ रही है, सीढ़ी का हाइट वॉल पे कितने स्पीड से नीचे आ रहा है। अब एक और बात सोचने वाली है कि हमको अगर y पूछ रहा है और ये एट x बराबर कब, जब ये खींचते खींचते हम इसको खींच रहे हैं ना नीचे, तो इसका वॉल पे कुछ पॉइंट पे टच हुआ है, खींचेंगे तो नीचे आएगा, तो जब खींचते खींचते x बराबर ये डिस्टेंस x बराबर 4 यूनिट पे ले जाएंगे, एट x इक्वल टू 4, खींचते खींचते 4 पे ले गए, तो उस टाइम पे कितने स्पीड से, हाँ dy बाई dt उस टाइम पे क्या होगा। तो आप बताओ कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर होगा ना, बोलिए। अच्छा यहां से एट एक्स बराबर 4y निकाल लीजिए, थोड़ा खींचते खींचते 4 तक ले गए, तो एट एक्स, पहला काम क्या है, लेट उठ करके मानने वाला मान लिया। अब अगर एट एक्स बराबर 4, मीन्स वाई स्क्वायर यहाँ पे 25 माइनस 16, 9, मैंने y बराबर 3 आ गया, प्लस माइनस 3 आता है, चूंकि लेंथ की बात हो रही है तो हम
निगेटिव नहीं लेंगे। इतना बात समझ में आया बाबू? इतना बात समझ में आया? इतना y मिल गया, x मिल गया, तो x मिल गया और y हमको क्या मिल गया? 3। तो हमको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिखे थे सर। अगर आप इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा? 2x इंटू 2y इंटू बराबर 0। 2 दोनों में कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो कट जाएगा, माने x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी वाई बाई, निगेटिव इसलिए आ रहा है कि नीचे आएगा ना तो डिक्रीज होगा। x की जगह क्या रखेंगे? 4, डी एक्स बाई डी टी क्या दिया है? 2, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू वाई क्या निकाले हैं? 3 निकाले हैं ना, y 3 निकाले हैं, तो y नीचे इसके 3 भेज दो, निगेटिव को इधर ला दो, तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी टी, माने 8 4 2 जा 8 बाई 3, तो डी वाई बाई डी टी आया हमारे पास माइनस 8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट अगर हम इसको लिखना चाहें माइनस हटा के तो लिखेंगे कि हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर लिखिए या फिर स्टेटमेंट लिख दीजिए कि हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आ रहा है समझ में? इजी है, नोट करिए इसको। ये क्वेश्चन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट 2011 में आया है और भी जगह आया होगा यार, इसमें दिया नहीं है, ठीक ना, एनसीईआरटी का सवाल है। तो आपको इस क्वेश्चन को मतलब बहुत ही केयरफुली देखना है, लेडर वाला क्वेश्चन भी और ये भी। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है? ये वाला क्वेश्चन कहता है कि सैंड इज पावरिंग फ्रॉम ए पाइप एट ए रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, द फॉलिंग सैंड फ्रॉम अ कोन। बात समझिए, सिलेंड्रिकल पाइप से सैंड को गिराया जा रहा है जमीन पे, मतलब कि एक पाइप से कुछ सैंड नीचे गिराया जा रहा है और जो सैंड नीचे गिर रहा है वो कोन बना रहा है, ठीक है। और कोन इस तरीके से बना रहा है कि उसका जो रेडियस है वो 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, मतलब हाइट जो है वो 1/6 है रेडियस ऑफ बेस के, मतलब हाइट हमेशा क्या रहता है? 1/6 रेडियस ऑफ बेस। तो हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ सैंड ऑफ कोन इंक्रीजिंग, मतलब हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना। ये है सिलेंड्रिकल पाइप और इससे किसी रेट से गिर रहा है, कितने रेट से गिर रहा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब है ना, इससे गिर रहा है और ये गिरा हुआ सैंड क्या? कोन बना रहा है, ठीक है। आर है ना, रेडियस है आर। अब हाइट है एच। आपको दिया है कि द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, माने हाइट इज 1/6 ऑफ रेडियस, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा है कि रेडियस से जो हाइट है वो 1/6 है, 1/6 ऑफ रेडियस, हाइट इज 1/6 ऑफ आर। आपको दिया है कि वो 12 सेंटीमीटर पर क्यूब से गिर रहा है, मतलब क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम है तो डीवी बाई डी टी दिया है ना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यूनिट से भी पकड़ोगे, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब किस में होता है? वॉल्यूम में होता है। तो आपको वॉल्यूम गिवन है 12, डीवी बाई डी टी गिवन है कितना? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब आपको वॉल्यूम का रेट गिवन है और आपको पूछ रहा है कि एट h इक्वल टू 4 जब ये क्या होगा? जितना गिरेगा तो ऊपर इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा, और प्रैक्टिकली भी देखे कुछ भी ले जाके जमीन पे गिरा होगा तो कोनिकल शेप का होगा, तो ये इकट्ठा होकर कितना हाइट आ रहा है? हाइट जब 4 सेंटीमीटर पे आ रहा है तो एट h बराबर 4 सेंटीमीटर हमको dh बाई dt बताना है। क्या बताना है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है क्या समझ में आया? तो एक बात बताइए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए हमको बस। 1/3। आप कहेंगे सर सिलेंडर से गिरा जाए, सिलेंडर का लीजिए, हम बोलेंगे सिलेंडर का लेने का कोई मतलब नहीं है, उससे तो सैंड गिर गया, जो बन रहा है उससे ना मतलब है, जिसमें से निकल गया उससे क्या मतलब है? जहां जाके बन रहा है उससे मतलब है। बन रहा है कोन तो लेंगे किसका? कोन का। अब ये आर और एच दोनों में है सर, किससे हम किस में डिफ्रेंशिएट करें? किसी एक में करिए। हम बोलेंगे रेडियस का कोई काम ही नहीं, हमको डीएच बाई डी बताना है। डीएच बाई डी बताना है तो हम आर की जगह क्या लिखेंगे? 6h लिखेंगे ना यहाँ, आर इक्वल टू 6 इंटू एच, तो भी बराबर आएगा 1/3
पाई, आर की जगह 6h का स्क्वायर इंटू एच, मैंने भी हमारे पास आया 1/3 पाई और 6h का स्क्वायर में 36h स्क्वायर इंटू एच, एच क्यूब। आ रहा है समझ में? सही है। 3 से कटा दो 12 टाइम्स, मैंने वॉल्यूम आया 12 पाई एच क्यूब। अब हमको क्या बताना है, डीवी बाई dt कितना है 12 पाई और एच क्यूब का 3h स्क्वायर इंटू, वेरी गुड। डीवी बाई dt कितना गिवन है, तो 12 इक्वल टू 12 पाई 3 इंटू एच स्क्वायर, एच कब 4 पे बताना है ना, तो 4 का स्क्वायर कर लो, डी एच बाई डी टी बताना है। 12 से 12 गया, 4 4 जा 16, 3 जा 48, मतलब डी एच बाई डी टी हमारे पास क्या आएगा 1/48 ना, तो डी एच बाई डी टी थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, यहां कर लेता हूँ, डी एच बाई डी टी कितना आया 1/48, पाई भी तो पाई और सेंटीमीटर पर आया समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको नोट करिएगा, तैयार करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए मैन 2 मीटर हाई, मैन कितना बड़ा है 2 मीटर है, वॉक्ड ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मिनट पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट मैंने देखते हो पोल वाला, पोल लगा होता है ना, तो मान लो ऐसे लैंप पोस्ट लगा हुआ है, तुम उसके आगे चल रहे हो, लैंप पोस्ट काफी बड़ा है, मान लो लैंप पोस्ट 6 मीटर का यहाँ दिया ही है, तुम्हारे हाइट से तो बड़ा होगा ही, लैंप पोस्ट कितना 5 मीटर हाई है, 5 मीटर का लैंप पोस्ट है, उसके नीचे 2 मीटर का आदमी है, वो धीरे से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ऐसे लैंप पोस्ट है, मैन आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। फील करो कि अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो लैंप पोस्ट तुम्हारे आगे है, तुम्हारी परछाई भी तो पड़ेगी ना, पड़ेगी, तो परछाई का स्पीड क्या होगा बढ़ने का, तुम आगे चल रहे हो, उसका रेट दिया हुआ है, तो तुम्हारी परछाई कितने स्पीड से आगे चल रही होगी वो पूछ रहा है। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत मजेदार है, लेकिन मसालेदार और मजेदार क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सुंदर से आएगा। देखिए मान लीजिए ये लैंप पोस्ट है, यहाँ लाइट लगा हुआ है, ठीक है, ये लैंप पोस्ट हो गया, कितना मीटर का लैंप पोस्ट है भाई 5 मीटर का लैंप पोस्ट है, इसके आगे सामने आदमी कितना है 2 मीटर का आदमी है, और ये आदमी है, आप इसे समझिएगा, और ये आदमी क्या हो रहा है चल रहा है, लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है ना, अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट लिखा हुआ है कि नहीं, जा रहा है, तो इसकी परछाई किधर पड़ेगी, इधर ही ना बनेगी, बोलो इस आदमी किधर परछाई बनेगी, तो परछाई का क्या पूछ रहा है आपसे, रेट पूछा, किस रेट से परछाई आगे बढ़ेगी। मान लो कि ये है ए बी सी डी, आदमी का लेंथ हो गया सी डी और ए बी हो गया लैंप का लेंथ। अब आपको आदमी और इससे एक्स मान लेते हैं दूर है, और ये वाई इसका परछाई का लेंथ, ठीक है, समझ में आया? इतना बात समझ में आया ये कैसे हुआ, यहां लिख देंगे कि लेट ए बी द लेंथ ऑफ लैंप पोस्ट एंड सी डी बी द हाइट ऑफ मैन, ठीक है। तो एक बात बताओ जरा, एक ट्रेंगल समझो, इन ट्रेंगल फिगर में से, इन ट्रेंगल ए बी और इसका नाम दे दो ई, इसका नाम क्या कर दो ई दे दो, ई ए बी एंड सी डी ई में सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैसे लगेगा, ये साइड के ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर होंगे, और जब अब सिमिलरिटी नहीं समझा रहा हूं मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, ये दोनों ट्रेंगल आपस में क्या होंगे सिमिलर होंगे, कौन कौन से ट्रेंगल ए बी ई और सी डी ई, ठीक है, दो एंगल भी सिमिलर होते हैं तो सिमिलर बोला जाता है, तो जिससे करस्पॉन्डिंग ए क्राइटेरिया से यहाँ 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री ये है पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो वो चलो वो तुम्हें पता है 12th में हो, हम कह रहे हैं कि ए बी ई एंड सी डी ई आर सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, तो हम लिख दिए कि इन ट्रेंगल ए बी एंड सी डी, चाहे ऐसे लिख दो ट्रेंगल ए बी एंड सी डी आर सिमिलर, पता है ना कैसे सिमिलर हुए, जब सिमिलर हुए तो ए बी अपन सी डी साइड प्रोपोर्शनल होता है, सिमिलर ट्रेंगल का एंगल इक्वल होता है और साइड प्रोपोर्शनल होता है, तो ए बी अपन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपन सी डी इक्वल टू टोटल, अब इसका बड़ा वाला का साइड माने एक्स प्लस वाई अपन छोटे वाले का
आया समझ में इतना बात? बोलो भाई, बड़ा वाला का साइड तो छोटे वाले का ये साइड, बड़ा वाले का ये पूरा साइड x प्लस वाई तो छोटे वाले का ये साइड। बोलो इतना बात तो क्लियर है ना? अब ये बताओ ए बी कितना है, सी डी कितना है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई वाई, ये 5y इधर 2x प्लस 2y, 5y इक्वल टू 2x प्लस माने 3y बराबर 2x। बोलो अब बताओ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ 3 इंटू डी वाई बाई डी टी बराबर 2 इंटू डी एक्स बाई, अब बताओ इधर डी वाई बाई डी टी निकालना है ना, तो डी वाई बाई डी टी बराबर 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना दिया है, 2/3 कर लो, ये 3 नीचे भेज दो, डी एक्स बाई डी टी दिया है ना, डी एक्स बाई डी मैंने मैन कितने स्पीड से जा रहा है, 6 मीटर पर मिनट, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 2 2 जा 4 मीटर पर मिनट के स्पीड से ये क्या होगा, परछाई उसकी बनेगी, खबर होगी। क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया? तो इसमें ज्यादातर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, देख रहे हो, नोट करिए। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन आपका, अब ऐसे क्वेश्चन की भी एक प्रैक्टिस करके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, और इस क्वेश्चन को पकड़ने का करने का टेक्निक मैं बता देता हूं एक क्वेश्चन से, बाकी आप भी घर पे एक अलग क्वेश्चन लेके जरूर ट्राई करिएगा। क्वेश्चन क्या है कि ए वाटर टैंक हैज स्लोप ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, शेप है भाई, स्लोप नहीं, भाई तो मैं गया, वाटर टैंक हैज शेप ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन कैसा होता है, तो वाटर का टैंक कुछ ऐसा ही है, ठीक है। वाटर टैंक हैज शेप ऑफ इन्वर्टेड कोन एंड एक्सिस वर्टिकल एंड द वर्टेक्स लोअर मोस्ट, वर्टेक्स लोअर मोस्ट है, ठीक है, वर्टेक्स लोअर मोस्ट में आ गया। अब कह रहा है इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। अच्छा, इसका वर्टिकल एंगल यही ना होता है, ये पूरा वर्टिकल एंगल होता है, लेकिन हमको क्या दिया है, सेमी वर्टिकल एंगल, मैंने इतना दिया है, ये मान लो अल्फा दिया है, तो अल्फा इज इक्वल टू गिवन क्या है, लिखेंगे गिवन अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। अब कह रहा है कि वाटर इज पॉर्ड इनटू इट, वाटर क्या हो रहा है उसमें, पॉर्ड किया जा रहा है, माने पानी भरा जा रहा है इसमें, एट कांस्टेंट रेट, पानी इसमें भर दो, पानी के भरने से इसका जो हाइट है वो ऊपर उठेगा, बढ़ेगा, तो किसके रेट से भरा जा रहा है, 5 मीटर क्यूब पर आवर। मतलब ये बताओ, अगर 5 मीटर क्यूब पर आवर के रेट से पानी भरा जा रहा है, तो आप मुझे बताइए कि ये मीटर क्यूब लिखा जा रहा है, मैंने क्या हो रहा है इसमें, डीवी बाई डी टी ना, वेरी गुड, तो डीवी बाई डी टी क्या होगा, 5 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक, पानी भर रहा है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, लेवल ऑफ वाटर राइज हो रहा है, माने हाइट ऊपर आ रहा है, तो किस रेट से हाइट ऊपर आ रहा है, माने हमें क्या पूछ रहा है, ये भी आपको पता चल गया, डीएच बाई, यही पूछ रहे हैं ना भाई, और कब, एट इंस्टेंट व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज 4, माने डीएच बाई टी कब पूछ रहा है, एट एच बराबर 4, जब हाइट बढ़ते बढ़ते कहां चला जाए, पानी भर रहे हैं। क्वेश्चन समझो, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जरूर आते हैं क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। तो टैंक इन्वर्टेड कौन है, इसमें पानी भरा जा रहा है, पानी भरा जा रहा है तो क्या होगा, इसका हाइट ऊपर जाएगा, तो हाइट ऊपर जाते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब h बराबर 4 आएगा, मैंने हाइट 4 पे पहुंच रहा है, तब उसका dh बाई dt क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या, अच्छा अल्फा दिया, इसका मदद लेंगे, हमेशा आपको ये देगा सेमी वर्टिकल एंगल, तो कभी कभी डायरेक्ट 30 डिग्री लिख के देगा, कभी कभी डायरेक्ट 45 डिग्री लिख के देगा, और कभी कभी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 0.5 करेगा, यही खेल करता है। इस खेल को समझ लिए तो क्वेश्चन आ गया। ये बता भाई, अगर अल्फा इक्वल टू 0.5 लिखा हुआ है, तो यहां पे समझा देता हूं, अगर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 0.5 लिखा हुआ है, बड़ा लिखना पड़ेगा, अल्फा इक्वल टू, समझो, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा 0.5, 0.5 का मतलब क्या होता है, चलो tan अल्फा, यहां से tan अल्फा, ये है रेडियस और ये है पूरा हाइट, ठीक ना,
तो ये बताओ tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? ये 90 डिग्री है, तो अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर माने tan अल्फा माने r बाई h बराबर 1/2। अब यहां से r और h में रिलेशन मिल गया। यही सेमी वर्टिकल एंगल देने के पीछे उसका मकसद था कि आपको r और h में रिलेशन दे दे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऐसे ना देके लिखा होता कि वेयर सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री, वेयर सेमी वर्टिकल एंगल इज, तो आप क्या करते? tan 30 बराबर r बाई एच, मैंने tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर r बाई एच, तो वहां से भी r और h में एक रिलेशन मिलता। मैं एक क्वेश्चन भले करा रहा हूं लेकिन डिस्कस 3-4 इसी में कर दे रहा हूं। ठीक, ये तरीका हुआ ना। तो आपको यहाँ से r और h में रिलेशन मिल गया। अब हमको क्वेश्चन में dh बाई dt पूछ रहा है, मैंने r की जरूरत नहीं पड़ने वाली है सर। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। भाई इसमें r भी आया और h भी आया, मुझे r को खा जाना है, खत्म कर देना है r। कैसे खाएंगे r को? तो लिखेंगे पाई, r की जगह क्या लिखेंगे? h/2। बोलो आयुष यहां से देखो, r इक्वल टू क्या होगा? h ऊपर h/2 आएगा ना। ये भाई बता, अगर r dr बाई dt पूछा होता तो तुम क्या करते? h बराबर 2r कर देते हैं ऐसे। मतलब जो पूछ रहा है उसको खा जाओ, बाकी जो बचा रख लो। तो r की जगह क्या लिखूं? स्क्वायर इंटू एच, तो वॉल्यूम बराबर आएगा π/3 और एच स्क्वायर इंटू एच, एच क्यूब अपन 2 या 4 होगा नीचे, और 4 इंटू 3 12 कर दे क्या यहीं पे? बोलो। अब चलो v बराबर π/12 एच क्यूब, dv बाई dt क्या आएगा? π/12 और एच क्यूब का 3h स्क्वायर इंटू dh बाई dt। चलो 3 4 जा, तो dv बाई dt क्या दिया है? 5 रख लो, π/4 यहां करो, h की जगह क्या रखना है? कब? एट h बराबर 4 का स्क्वायर इंटू dh बाई dt। ये बताओ 4 का स्क्वायर 1 4 से 1 4 गया, तो 5/4 पाई आया इक्वल टू dh बाई dt। अगर आपको 5/4 पाई आंसर नहीं दे रहा होगा तो dh बाई dt दे रहा होगा 5/4 इंटू पाई की जगह 22/7, और ये 7 ऊपर जाएगा तो आएगा 35/88। और ये अगर dh बाई dt है तो आंसर क्या आएगा? मीटर पर आवर। आया समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपका ये रेट मीजर का जो है इसको चेंज करके अब हम लोग चलेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या क्या करा दिया। मैंने आपको करा दिया एक सीढ़ी वाला क्वेश्चन, एक सैंड इज पावरिंग वाला क्वेश्चन, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन जानबूझ के नहीं कराया हूं कि अगर रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया का फॉर्म क्या से सर्किल का बढ़ेगा। वॉल्यूम ऑफ गुब्बारे वाला क्वेश्चन हुआ है तो आप करिएगा। गुब्बारा वाला मतलब कि अगर रेडियस बढ़ रहा है तो उस गुब्बारे का एरिया कैसे बढ़ेगा। कभी कभी रिलेट करता है, रिलेट क्या करता है कि वॉल्यूम दे देता है और पूछता है कि इसका सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा, तो वो वाले क्वेश्चन कहेंगे तो करा दूंगा एक, या फिर करेंगे, करा दे, हो जाएगा ना। तो नहीं होगा तो हमसे फिर से पूछ लेना। तो जाके घर पे जो वेराइटी छूट रहे होंगे अगर, तो उन वेराइटी को घर पे करना है। मेरा काम था आपको एक शॉर्ट रिवीजन देना, तो आपका शॉर्ट रिवीजन मैंने अपने तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके करा दिया है। बाकी का अगर कोई इंपॉर्टेंट छूट रहा होगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। चलते हैं हम किस में? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में। उसके भी कंसेप्ट थोड़े से जानिए, उसके भी क्वेश्चन करिए। तो चलिए करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, शुरू करते हैं अब हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, पहले समझिए। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही पार्ट है, तो इसमें डेरिवेटिव यूज करके कैसे हम किसी फंक्शन को बताते हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है, कहाँ वो डिक्रीज कर रहा है, कैसे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ इंक्रीज कर रहा है। और इसके लिए हम थोड़ा सा एक ग्राफिकल मेथड हम लोग शुरू क्या कर दिए हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। नाम से ही आपको थोड़ा बहुत लगता होगा कि सर इंक्रीज होने की बात हो रही है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब एक बार समझ लो, एक्स के बढ़ने से अगर वाई भी बढ़ता हो तो बोलेंगे कि इंक्रीज हो रहा है, और एक्स के बढ़ने से अगर वाई घट रहा हो तो क्या बोलेंगे कि डिक्रीज हो रहा है। जैसे हम लिख देते हैं, इफ एक्स इंक्रीजेज, अगर एक्स बढ़ रहा है
then y, and if x increases and y is also increases, थोड़ा बड़ा लिखूं, ये दिख रहा है, if x increases and y is also increases, then function is increasing. ठीक है, फंक्शन को क्या बोलेंगे, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है. और अगर इफ x increases but y decreases, then function is decreasing. फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग. x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा हो, मतलब अगर x बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे x आगे जा रहा है तो y भी आगे जा रहा है. ऐसे टाइप के ग्राफ ऐसे बनता है. और ऐसे टाइप के ग्राफ कैसे बनते हैं, तो x बढ़ेगा, मतलब ये x कोऑर्डिनेट है, ये इधर बढ़ेगा, देखो यहां से ये ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन y क्या हो रहा है, डिक्रीज. y एक्सिस पर क्या हो रहा है, हमेशा डिक्रीजमेंट आ रही है. x तो अपने तरफ बढ़ रहा है, देखो x यहाँ था 1 तो यहाँ हो गया 4, बट y यहाँ था कुछ और घट के आ गया कुछ और, तो x के बढ़ने से y क्या हुआ, घट रहा है. तो जब x बढ़ने से y बढ़ रहा है तो उस फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग, और x के घटने से y, अगर x के बढ़ने से अगर y घट रहा है तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग. इसीलिए कुछ चीजें ग्राफ से देखी जाती है. ग्राफ से क्या देखी जाती है, कुछ फंक्शन, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ग्राफ से कैसे करते हैं. तो इसको आप नोट करेंगे वीडियो से, ठीक है. थोड़ा सा हम लोग स्पीड बनाया जाए. तो अगर मेरे पास, वीडियो को पास करिएगा और नोट करिएगा, अगर मेरे पास ऐसे फंक्शन, कुछ गिने चुने फंक्शन आपको याद भी होने चाहिए. जैसे बाबू एक बात बताओ, मैं लेता हूं पहला फंक्शन log x, log बेस में x, ये फंक्शन लेता हूं, ठीक है. और आपसे पूछता हूं कि ये इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है. ये पूछता है क्वेश्चन में कि log x इज इंक्रीजिंग. तो log x को आप पढ़े थे सर, आप पढ़ाए हैं कि सब log बेस में ax हो, x हो बेस में a हो, तो a अगर 0 से a1 के बीच में होता है तो फंक्शन का log का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना. तो इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, x के बढ़ने से क्या हो रहा है, y घट रहा है. और ये log बेस में ax, यहां a ग्रेटर देन 1 कर लो, ग्रेटर देन 1 कर लो, मतलब ये वाला ग्राफ. तो अगर x बढ़ रहा है जैसे जैसे y भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग हो गया. और ये अब log x को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी देखे तो आप कहेंगे कि बेस में अगर 0 से 1 के बीच में है तो वो डिक्रीजिंग है, और 1 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग है. इसी तरह दूसरा नंबर एक्सपोनेंशियल भी पढ़े थे, a टू द पावर x, a टू द पावर. इसमें भी वही बात है कि 0 से अगर a 1 के बीच में होगा तो क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है. और अगर a, इसका पूरा अच्छे से डिस्कस 3 महीने तक यही पढ़े हैं आप लोग, फंक्शन ही तो कि यही होंगे, कहाँ से क्या आता है कैसे आता है. मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में रिवीजन कर रहा हूँ. और ये इंक्रीजिंग है. अब e के पावर x का फंसता है कि e के पावर x क्या है, तो भाई आपको पता है कि a ग्रेटर देन 1 है, e की वैल्यू आपको पता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, माने ग्रेटर देन 1 होता है. तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बोलो, ऐसा ही बनेगा ना, तो ये इंक्रीजिंग ही होगा ना. तो कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग, ग्राफ से देख के बता दोगे, बोलो. तो ग्राफिकल टेक्निक भी होता है बताने का, देखने का कि कब इंक्रीजिंग है और कब. टेक्निक क्या है कि x के बढ़ने से y बढ़े तो, और x के बढ़ने से y घटे तो ग्राफ याद है, देख लेना कि x के बढ़ने से y बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, और x के बढ़ने से y घट तो इंक्रीजिंग. ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा एक और ग्राफ. क्वेश्चन सबको मिलते हैं ऐसे ऐसे, और इनको ग्राफ से ही कर लेना अच्छा होता है. और देखो एक ऐसा भी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्वेश्चन है कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, कहाँ है क्या है.
क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो साइन एक्स हो, आपको पूछे कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, ठीक है, बोलो। अभी मैं डेरिवेटिव टेस्ट पे नहीं गया हूं, अभी तो आपको बस सिंपल सिंपल ग्राफ से बता रहा हूं कि कैसे इंक्रीजिंग और कैसे डिक्रीजिंग बताओगे, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे अगर 1/1 + x² है तो इसका ग्राफ देखो। अच्छा, ग्राफ बनेगा कैसे, तो x² + 1 है ना, नीचे x बराबर अगर 0 पुट करे तो 1 आएगा, 0 की जगह आप कुछ भी पुट करो, 1 पुट करो तो 1/2, तो 1/2, 2 पुट करो 1/4, कम ही होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ निगेटिव में पुट करो, -1 पुट करो तभी भी 1/2, माने इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है और फिर ऐसे, समझ में आ रहा है, बन रहा है ना। तो ये बताइए कि अब ये इंक्रीजिंग कब है डिक्रीजिंग कब है। ये फंक्शन आपको दे दिया, बोल रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग। -∞ से 0 में क्या हो रहा है, वेरी गुड देवांश, बहुत बढ़िया। और डिक्रीज कहाँ हो रहा है, बहुत बढ़िया कनिष्क, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही बना रहना है हमारे साथ, रिप्लाई करते रहिए तो देखिए आज मजा आएगा। साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ याद है, चल बाबू ग्राफ बना ले, थोड़ी देर पहले बना लिए। ये है 0, π/2 पे 1 होता है, पाई, ये क्या है, सॉरी 3π/2, और ये है 2। बताओ तो देवांश, कहां से कहां तक साइन एक्स इंक्रीज है, वेरी गुड, 0 से π/2, साइन एक्स क्या होगा, फिर π/2 से 3π/2 डिक्रीजिंग, फिर 3π/2 से 2π, तो ऐसे होता जाएगा। ग्राफ देख के कैसे बताना है, समझ में आया। तो एक मेथड हो गया कि बाई चांस लड़के को सब कुछ भूल गया, कुछ नहीं आता है और सिंपल ग्राफ आ गया, तो ग्राफ बना के और इंटरवल बता देगा कि कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। आ रहा है समझ में। इसके बाद कुछ फंक्शन के ग्राफ भी तो आने चाहिए, तो सारे फंक्शन के ग्राफ मैंने पढ़ाए हैं, आप जाकर पढ़िएगा घर पे। क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ, सब कुछ ऑलरेडी आपके नोट्स में होगा। अब मैं ग्राफ वाले से हटके थोड़ा सा आता हूँ कि डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको अपने बुक में कई बार दे रहा हूँ, डेरिवेटिव करो, 0 रखो, ये करो वो करो, वो सारी चीजें सीखते हैं। ग्राफ वाली कहानी। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने के लिए सबसे पहले मुझे एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। क्या होगा, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के इक्वल रखना होगा। क्या रखना होगा, 0 के इक्वल रख के उसके रूट्स निकालने होंगे, उस रूट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। कैसे करना होगा, क्या क्या करना होगा, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहां साइड में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, केवल डिक्रीजिंग क्या होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एसडी मतलब क्या समझेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डी माने डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग SI, और I मतलब इंक्रीजिंग। आप 4 डब्बा बनाएंगे, बना लिए, बोलिए। चौथा डब्बा, पहला डब्बा से शुरू करते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो ग्राफ कैसा होगा, लगातार ग्राफ गिर रहा होगा, गिर रहा है ग्राफ, कहीं ठहराव भी है कि गिर ही रहा है, बस गिर रहा है। ग्राफ x के बढ़ने से y घट ही रहा है, कहीं ठहराव नहीं लिया है, x के बढ़ने से y। तो इसके केस में जो f' होता है x, वो <0 होता है। याद करने के लिए बता रहा हूँ, f' माने ये अगर फंक्शन का ग्राफ है तो उसका डेरिवेटिव <0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे इसके, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक है ना, और 90 डिग्री से अधिक होता है तो tan नेगेटिव होता है। तो ये सब रीजन भी बता दिया, बट ये जानेंगे कि अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, इसके बताइए। f'
लेस देन 0। अगर केवल डिक्रीजिंग है तो केवल डिक्रीजिंग है तो क्या हो सकता है, केवल डिक्रीजिंग है तो सर ग्राफ नीचे ही गिर रहा होगा, लेकिन कभी कभी ठहराव ले रहा होगा। जैसे यहाँ ठहराव लिया है, तो इसके केस में हम कह सकते हैं कि सर हो सकता है ना कि ये तो 0 x x डैश y और y डैश, तो हो सकता है सर f डैश x हमेशा तो 0 होगा ही, कहीं कहीं 0 के बराबर भी हो जाए। आया बात समझ में? इस केस में थर्ड वाला केस है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब फिर से वही बात, केवल क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, माने x के बढ़ने से y भी डायरेक्ट बढ़ रहा होगा, कहीं ठहराव नहीं है। जब कहीं ठहराव नहीं है तो इसमें f डैश x क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा ना, बोलो। और यही अगर केवल इंक्रीजिंग की बात करें तो सर बढ़ रहा होगा, कहीं कहीं ठहराव ले रहा होगा, कहीं कहीं बढ़ रहा होगा। fx का ये ग्राफ है। इस केस में क्या आ जाता है बाबू, f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू। आया बात समझ में? इतना बात क्लियर हुआ? ये बात याद रखोगे? सही है? इतना समझ में आया? क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, अगर उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग। अब ये बात याद रखना, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन हमारे पास है, मान लो क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल in which the function f(x) equal to 2x cube plus 50। तो ये पूछा है कि ये एक फंक्शन है, ये कब इंक्रीज कर रहा है और कब डिक्रीज कर रहा है, बताना है। क्या बताना है? ये फंक्शन, हाँ ये पी वाई क्यू भी है 2010 और लगातार 2 बार पूछा है भाई क्वेश्चन को, इतना कैसे सीबीएसई को प्यार हो गया इससे। आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर 2 बार उन्होंने पूछा है तो हम इसको करेंगे और अपने मेथड से ही करेंगे। हमने क्या सीखा है कि सर आप f डैश x करिए, क्या आएगा? अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने का मेथड यही है। अभी मैं पहला क्वेश्चन लिया हूं, आपको ऑकवर्ड ना फील हो इसके पहले बता दूं कि एक बार डिफरेंशिएट किया जाता है और डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाली जाती है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कहा जाता है। और जहां पॉजिटिव आता है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, और जहां निगेटिव आता है उसको बोलते हैं। इतना बात क्लियर है? चलिए, तो f डैश x करेंगे तो क्या आएगा, यही आया ना, f डैश x बराबर, अगर मैं यहां से 6 कॉमन लूं तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर, माने f डैश x बराबर 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्या यही बचेगा फैक्टराइज करके? मेथड क्या है, मेथड में रूल यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से। रूल रटवाने से कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से रूल सिखाइए। तो रूल यही है कि आप f डैश x करिए, f डैश x करने के बाद उसको फैक्टराइज कर लिए, लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज कर लिए। और तीसरा स्टेप होता है ना कि x कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखिए, x कोफिशिएंट को भी नेगेटिव मत करिए। तो यहाँ x कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ भी x कोफिशिएंट क्या है 1, माने पॉजिटिव है। इतना काम हो जाएगा। इतना काम होने के बाद क्या करेंगे, f डैश x को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। और f डैश x तो हमारा यही आया है भाई, इसको घेर लो, इसको कहीं जाने नहीं देना है, ये सारा खेल यही रचेगा। तो f डैश x 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, 6 बराबर 0, यहाँ से x बराबर आया 1 और यहाँ से x बराबर आया 2, यही आएगा। ये आने के बाद क्या मैं इसको मिटा दूं अब? तो क्योंकि क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं, बता रहा हूं, सारी बातें वैसे याद रखिएगा। तो क्या आया, x बराबर 1 और 2, 1 और 2 को पकड़ के नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। क्या करेंगे, नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में पहले 1 आता है तब 2 आता है, तो मैंने 1 2 को लिख लिया है। हमेशा 2 से बड़ा कुछ भी सोचोगे, 2 से बड़ा 3 सोचो, 3 को लाके ये कहां रखना है, पुट इन f डैश x। अगर 2 से बड़ा कुछ हो
तो मान लो 3 है, तो 3 को इसमें रखोगे तो 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, पॉजिटिव आया ना एफ डैश एक्स। रख के क्या रखेंगे, पॉजिटिव। जैसे मैं 3 से बड़ा 2 से बड़ा 3 लिया और 3 को एक्स की जगह रखा हूं, तो 3 माइनस 1 2, तो 6 पहले से था, गुणे 2 और गुणे 1 12 आया, मैंने पॉजिटिव आया। क्या आया, 12 पॉजिटिव है ना। तो चलो इधर पॉजिटिव, अब यहाँ पॉजिटिव आ गया तो 2 कितने बार है, एक ही बार है ना। तो 2 अगर ऑड टाइम्स है तो पॉजिटिव, तो ये, और 1 कितने बार है, ऑड टाइम्स है। जब ये ऑड टाइम्स होगा तो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर दो बार आया होता तो हम इसको पॉजिटिव, तो यह भी पॉजिटिव ही लिखते, ठीक है। तो हमारे पास आया 1 2 और ये पॉजिटिव निगेटिव। अब इंक्रीजिंग का मतलब क्या, कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कहां 0 से बड़ा है, हाँ, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन कहां से कहां तक, यूनियन, एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन, आया समझ में, कोई दिक्कत है ना, आसान। और बताइए 2 साल आया है, अगर आप में आएगा तो आप इसको करके आएंगे कि छोड़ के आएंगे, तो नोट करिए इसको। हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इज इंक्रीजिंग, दूसरा इज डिक्रीजिंग। आपको अभी मैंने कराया इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है, वेरी गुड। मतलब एफ एक्स अगर आपको है, आप याद रखिएगा कि अगर फंक्शन दिया हो तो स्टेप तो पहला इसी पे नंबर मिल जाएगा कि लड़के ने डिफरेंशिएशन किया है, तो इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से किया जाएगा ना भाई। तो पहला गुणे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा गुणे पहले, तो पहला मतलब x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू दूसरे का डेरिवेटिव माने 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू इसका डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है, इतना बात क्लियर है। अब डेरिवेटिव करने के बाद थोड़ा सुंदर बना लीजिए, सजा लिया जाए इसको। कैसे सजाएंगे, तो ये बताइए, 3 दोनों में है तो कॉमन कर लीजिए, x प्लस 1 दोनों में है तो कॉमन कर लीजिए, x माइनस 3 दोनों में है तो कॉमन कर लीजिए, और मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ और x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, क्यों ले सकता हूँ, क्योंकि देखो x प्लस 1 का इसमें होल क्यूब है, इसमें होल स्क्वायर है, स्क्वायर वाला ले लो। x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसमें होल क्यूब है, तो स्क्वायर वाला कॉमन ले लो, ले लिए। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, आ रहा है समझ में, कहां पे, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के पावर इंटू पावर, अंदर वाले का x माइनस 3 का किए तो 1 आ गया, x माइनस 3 का करेंगे लेकिन x का 1 आ जाएगा, डेरिवेटिव। तो ये तो प्रोडक्ट रूल है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अभी सही है, समझ में आया। चलो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये एक्स और एक्स 2x और -1, अरे +1 और -3 क्लियर है ना भाई। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, दोनों में 2 कॉमन कर लो, 2 आगे करोगे तो ये 6 हो जाएगा और ये x माइनस 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर हुआ। क्वेश्चन दिखने में बड़ा था लेकिन इतना तो आना ही पड़ेगा, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। इसके बाद हम इसका रूट निकालेंगे, यहाँ से रूट क्या आया -1, यहाँ से क्या आया 3 और यहाँ से क्या आया 1। चलो हमने क्या सिखाया आपको अभी अभी कि बाबू आप क्या करना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो चलो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, पहले -3 तब 1 और तब 3, ठीक है। 3 से बड़ा कुछ सोचो, 3 से बड़ा कुछ भी सोचोगे रखोगे तो पॉजिटिव आएगा ना। यहाँ पर 3 कितने बार, तो 3 का पावर 2 है, मतलब 2 बार। 3 कितने बार, 2 बार ना, तो 2 बार मैंने यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ भी, यही मैं पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था, यही साइन स्कीम बोलते हैं या वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, कि जो रूट अगर ऑड टाइम्स है उसके
अगल बगल साइन चेंज होगा, लेकिन जो रूट इवन टाइम से अगल बगल साइन सेम रहेगा, माने इधर भी पॉजिटिव तो यहाँ भी। अब 1 कितने बार है, तो 1 कहाँ का रूट है, यहाँ का रूट है ना, इसके पावर में a 1 है, 1 माने यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ, क्योंकि 1 ऑड नंबर है, और यहाँ 3 के पावर में 2 था इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव। और -1 कहाँ है, यहाँ है, तो -1 के इधर क्या होगा, निगेटिव ही होगा, क्योंकि इवन टाइम है, पावर 2 है, तो जब भी पावर 2 रहेगा 4 रहेगा तो जिधर निगेटिव तो इधर भी निगेटिव। अब हमसे क्या पूछा, इंक्रीजिंग कब है, तो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है बोलो, 1 से 3 यूनियन 3 टू है ना, और डिक्रीजिंग कब है, -1 यूनियन 1 -1 टू। तो ये लिख लेंगे, चलिए लिख लीजिए, इंक्रीजिंग PYQ था ना, ये किस ईयर का था, 2001 का भी था, 2011 का भी था, NCERT भी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इंक्रीजिंग कहां से कहां तक, 1 से 3 यूनियन 3 टू इन्फिनाइट, और डिक्रीजिंग के लिए -इन्फिनाइट से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनाइट। ऐसे भी 1 टू इन्फिनाइट नहीं यार, 1 से 1 से 1 सही है। अब तो क्लियर है ना, कर लेंगे। इसी के साथ इस क्वेश्चन को पहले नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि f(x = log x + 1 - 2x / 2 + x) फंक्शन हमारे पास है। अब पहला काम क्या है भाई, स्टेप 1 क्या है, याद हो गया है ना, अब f'(x), वेरी गुड। चलिए इसका f'(x) किया जाए, करेंगे तो f'(x) क्या आएगा, अच्छा ये 2x / 2 + x था, मैंने x + 2 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, x + 2 या 2 + x, 1 और x का 1 तो वही होगा, माइनस नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे वाला माने x + 2 इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू 2, माइनस ऊपर वाला माने 2x इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, और अपन नीचे वाले का स्क्वायर, यही आया ना। हाँ तो इसको कोसेंट रूल है ना, ये 1/x + 1 माइनस ये देखो 2x + 4 - 2x अपन x + 2 का होल स्क्वायर, 2x से 2x तो 1/x + 1 - 4/x + 2 का, चलो f'(x) यही ना आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये सारी काम करेंगे। चलो ये सारे काम करते हैं, यहाँ आओ, ये काम इधर ही साइड में कर लिया जाए। ये बताओ एलसीएम क्या होगा, x + 1 × x + 2 का होल स्क्वायर। अब ये बताओ x + 1 से x + 1 गया, इधर क्या आएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस x + 2 के होल स्क्वायर गया तो ये 4 × x+, ये बात समझ में आया। अब चलो x + 2 का होल स्क्वायर करो तो a² + b² + 2ab, और ये -4x - 4 अपन x + 1 × x + 2 का होल स्क्वायर, 4x से 4x गया, 4 से 4 गया, क्या है हमारे पास, x² अपन x + 1 × x + 2 का होल स्क्वायर। भाई साहब ये है f'(x), ये क्या है f'(x), यहाँ से रूट क्या क्या आएगा, देखो 2-3 तरीका है करने का, लेकिन मैं तो आपको ये वाला तरीका जो सीखे हैं उसी से करिए। यही आया है ना आपके पास, यही आया है ना। एक बात बताइए, जब भी लॉग वाले क्वेश्चन करिएगा तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि लॉग का जो डोमेन है उसी में आप निकालेंगे। मैंने यहाँ पे लॉग का डोमेन क्या है, लॉग के आगे क्या दिया है, x + 1, लॉग